हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। आज हम एक नए जो है टीचिंग का एक नया टॉपिक, जहां से आज हमें आपने देखा होगा पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको टीचिंग की भी क्लास मिलेंगी और आज हमारी टीचिंग की फर्स्ट क्लास है। और आज मैंने टीचिंग का जो हमारा सिलेबस है, सीटेट का जो सिलेबस है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। आज हम करेंगे जीन पियाजेट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज मैं आप लोगों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में वो सब बताऊंगी जो हमारे सीटेट में आता है, और ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके अंदर कॉग्निटिव पार्ट जो रहता है हमारा डेवलपमेंट का, मानकर चलिए आज की जो आप क्लास ले रहे हैं, जो वीडियो आप पूरी देखेंगे, वो कम से कम 150 में से हमारी 10 मार्क्स की होने वाली है। अब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है और आज हमने ये पूरी थ्योरी इसको समझना है। तो चलिए बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि थिंकर का नाम क्या है, जीन पियाजेट थिंकर का नाम है। क्या कहते हैं जीन पियाजेट कॉग्निटिव के बारे में। सबसे पहले उनके बारे में जाने, उससे पहले सबसे ज़रूरी काम होता है कॉग्निटिव वर्ड को समझना। अब ये कॉग्निटिव वर्ड है क्या? कॉग्निटिव वर्ड, जिसे मैं हिंदी में संज्ञानात्मक विकास, या मैं इसका एक और नाम दे सकती हूँ, मैं इसको बौद्धिक विकास भी कह सकती हूँ। हमें क्या करना है, क्योंकि सीटेट हमारा एप्लीकेशन बेस्ड पूरा पेपर होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बौद्धिक विकास किसे कहा जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास किसे कहा जा रहा है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। हमारा क्या काम है, हमें जब भी सीटेट की कोई भी थ्योरी पढ़े, चाहे आप जीन पियाजेट पढ़ो, चाहे आप वाइगोट्स्की पढ़ो, चाहे एल्बर्ट बंडूरा पढ़ो, चाहे आप स्किनर पढ़ो, आपने क्या करना है, हर थिंकर की थ्योरी को कनेक्ट कर देना है लर्निंग से। लर्निंग तो आपको पता ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। यानी कि अकॉर्डिंग टू थिंकर, यानी कि आज की थ्योरी में अगर मैंने जीन पियाजेट लिया है तो जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग अधिगम यानी कि लर्निंग कैसे होता है। पहले थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताऊं। जीन पियाजेट एक ऐसे फिलोसफर हैं, एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने पूरी तरह से किस पर फोकस किया, बुद्धि पर फोकस किया। वो ये मानते हैं कि जो मानव शरीर है, यानी कि जो बच्चा है, वो क्या करता है, एक अच्छे खासे थॉट्स लेकर पैदा होता है, और ये थॉट्स क्या करते हैं, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना है, आपके जो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसमें खासकर पेपर 2 का जो लेवल होता है थोड़ा हाई होता है। सिलेबस तो हमारा यही आना है, लेकिन वहाँ पर हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछ लिया गया अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट 4 स्टेटमेंट दी गई, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, उसमें से 2 आंसर हमारे गलत होते हैं, आराम से निकल जाते हैं, और 2 में हम अटकते हैं। एक में कहा गया अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट पहले भाषा आती है और फिर भाषा विचारों को जन्म देती है। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, पहले थॉट्स, पहले विचार आते हैं और विचार बच्चे के लैंग्वेज में डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ आपने पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट पहले थॉट्स आते हैं और थॉट्स हेल्प करते हैं किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। यानी कि जो विचार होते हैं, जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, विचार किसका निर्माण करते हैं, विचार जो है वो भाषा का निर्माण करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी जीन पियाजेट की बात होगी तो सबसे पहले थॉट्स बोलो, माइंड बोलो, बुद्धि बोलो, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। तो ये तो हमने जनरल नॉलेज ली, जो कि पेपर का पैटर्न है, क्योंकि मैंने आपको हमारी जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो आपको ये बताया था कि हर थ्योरी का पैडागोजी पार्ट में साथ साथ कराऊंगी। पैडा कुछ नई चीज़ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर थिंकर अपनी थ्योरी में क्या कह रहा है और उस थ्योरी से आप क्या समझे। तो हमें इन दोनों को ही साथ लेकर चलना है, क्योंकि मैंने अभी बताया हमारी जो ये थ्योरी है बहुत ही स्कोरिंग है। मानकर चलिए अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और अगर पेपर 1 की बात करूं तो कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप सोचोगे 30 नंबर का तो टोटल सीडीपी का पेपर है, इसमें से 10 या 12 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो मैंने आपको बताया था कि सीडीपी की क्लास सिर्फ सीडीपी की क्लास नहीं है, ये ऑल पैडास क्लास है। यानी कि जो जीन पियाजेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी हिंदी की पैडागोजी में भी, इंग्लिश की पैडागोजी में भी, और जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स है, ईवीएस है, सोशल साइंस है, हर जगह यूज होते हैं। यानी कि टोटल नंबर जो हमारा है पेपर का 150, उसमें से जो 10 से 12 नंबर की वेटेज रहती है वो सिर्फ इसी एक टॉपिक की रहती है। यानी कि आज की क्लास में अगर आप पूरा प्रॉपर समझते हो तो आप सीटेट के लिए 10 से 12 नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो चलिए, हमने ये अभी समझा कि कॉग्निटिव वर्ड की बात कर रहे हैं, जिसे मैं संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास भी कह सकती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही वर्ड समझाऊंगी कि कॉग्निटिव या कॉग्निशन क्या होता है। हमने कहा ये कॉग्निटिव वर्ड है क्या, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में ही कॉग्निटिव वर्ड तो यूज करते ही करते हैं, साथ में एक वर्ड यूज कर लेते हैं कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप जिसे आप हिंदी में संज्ञानात्मक मानचित्र भी कह सकते हो। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, कभी कभी इसको कॉग्निटिव मैप को ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही रहता है, उसका नाम है स्कीमा। आज हम समझेंगे क्योंकि जीन पैजेट की थ्योरी में अगर हमने स्कीमा नहीं समझा, अगर हमने कॉग्निटिव मैप नहीं समझा, हमने कॉग्निशन वर्ड नहीं समझा, तो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते समय आप क्या कर रहे हैं, रीजनिंग, ये तो अलग बात हुई। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी वीडियो देखते समय आप क्या कर रहे हैं, अटेंशन, जजमेंट, प्लानिंग और फीडबैक। देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, मैंने लिखा अटेंशन, जजमेंट, प्लानिंग, फीडबैक। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अटेंशन, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ तो जजमेंट देंगे, अगर आप निर्णय लेंगे कि मुझे दूसरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। प्लानिंग करेंगे, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो आप नोट्स बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे, और यहाँ पर आप फीडबैक भी देंगे। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो अच्छा भी लगा होगा और कुछ कमी भी लगी होगी। अब जो ये वर्ड्स मैंने बोले, अटेंशन, जजमेंट, प्लानिंग, फीडबैक, ये टोटली काम आपने किससे किया है? क्योंकि अभी हम फिलोसफर्स नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटली जो काम किया वो किससे किया है, वो माइंड से किया गया है, यानी कि बुद्धि से किया गया है। लेकिन हम तो जीन पैजेट नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम ये सारा काम किससे करते हैं, माइंड से करते हैं। या हम इसकी जगह एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह मेंटल एबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, मेंटल एबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानसिक परिक्रिया बोल दो, या मैंने एबिलिटी वर्ड लिया तो मैं क्षमता वर्ड लूंगी, मानसिक क्षमता। यानी कि अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इससे जो आप लर्निंग कर रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर थ्योरी को कनेक्ट किससे करना है, लर्निंग से। यानी कि हम लर्निंग करने के लिए अटेंशन करते हैं, जजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फीडबैक देते हैं। यानी कि जो ये सारा का सारा काम अभी आप वीडियो देखते देखते अटेंशन, जजमेंट, प्लानिंग, फीडबैक दोगे, ये सारे के सारे काम आपने माइंड से किया। यानी कि एक तरह से ये सारी की सारी आपकी क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ हैं। मेंटल एबिलिटीज़ क्या करती हैं, जजमेंट करने में, प्लानिंग करने में, फीडबैक देने में हमारी हेल्प करती हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया कॉग्निटिव मैप क्या है या स्कीमा क्या है, तो कॉग्निटिव मैप, जैसे मैप हमारी हेल्प करता है राइट जाने में और लेफ्ट जाने में, वैसे ही कॉग्निटिव मैप हमारा मेंटल मैप ही है। स्कीमा हमारी एक इमेज के द्वारा जो मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, स्कीमा भी वही है। 2014 का जब सीटेट का पेपर हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्यक्ति की वो मानसिक प्रक्रियाएं जो उसे किसी समस्या के समाधान की ओर लेकर जाती हैं। एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, व्यक्ति की वो मेंटल एबिलिटीज, व्यक्ति की वो मानसिक प्रक्रियाएं जो उसे किसी समस्या के समाधान की तरफ लेकर जाएं, अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट उसे आप क्या नाम देंगे? तो यकीन मानिए दोस्तों, जब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको वहाँ लिखा होगा कॉग्निटिव मैप, या वहाँ लिखा होगा चार ऑप्शंस में से स्कीमा, या मेंटल एबिलिटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आया है। यानी कि मेंटल एबिलिटीज क्या है, कॉग्निटिव मैप ही है। जैसे सीटेट आपके लिए एक प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम से बाहर आपको कौन निकालेगा, आपका कॉग्निटिव मैप। हम नॉर्मल इंसान हैं तो हम कह सकते हैं इससे बाहर कौन निकालेगा समस्या, मैं नहीं निकाल पाऊंगी आपको इससे समस्या, मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आपको दे रही हूँ। पेपर आपने खुद करना है, जो 2.5 घंटे में आपका माइंड चलेगा, जो आपकी मेंटल एबिलिटी चलेगी, वो ही आपके पेपर को क्रैक करवाएगी। तो हमने इस कॉग्निटिव वर्ड को समझा। जीन पैजेट ने क्या किया, इस मेंटल एबिलिटी के लिए, इस स्कीमा के लिए क्या वर्ड यूज किया है, कॉग्निटिव। यानी कि कॉग्निटिव क्या है, हमारा सज्ञान है। सज्ञान क्या है, जो सोच समझकर ज्ञान से, बुद्धि से जो काम किया जाए वो हमारा क्या है, सज्ञान है। तो कुल मिलाकर बात क्या होती है, चाहे कॉग्निटिव हो, मेंटल एबिलिटीज हो, संज्ञानात्मक मानचित्र या स्कीमा वर्ड क्यों ना हो, याद रखिएगा ये टोटली बात सारी घूम फिरकर एक ही वर्ड पर आती है, वो आती है बुद्धि पर। यानी कि जब भी जीन पैजेट की बात होगी तो वो टोटली फोकस करेंगे किस बात पर, वो फोकस करेंगे किस पर, आपके बौद्धिक विकास पर। अब ये बौद्धिक विकास के लिए मैंने ये तो आपको बताया कि स्कीमा क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। ये मानसिक प्रक्रियाएं इमेज के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे ना ये नहीं पता होता कि जिसकी गोदी में मैं हूँ वो कौन है, मेरी मम्मी है या मेरे पापा हैं। लेकिन डेली बेसिस पे जब वो एक गोदी में जा रहा है, रोज उसे बोला जा रहा है पापा पापा पापा, एक दिन क्या होता है, जो मम्मी या पापा की इमेज बनती है और बच्चे के माइंड में वो छप जाती है, और जब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो वो उसी इमेज को बोलता है मम्मी या पापा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि लर्निंग कैसे हुआ, कॉग्निटिव से हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेडागोजी में पूछा जाता है पेपर 2 में, कि अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट पहले लैंग्वेज आती है कि पहले
पहले थॉट्स आते हैं। तो आपने इसको 3 स्टेटमेंट गलत होंगी, उसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट पहले थॉट्स आते हैं और फिर थॉट्स क्या करते हैं, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही समझ लिया कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो है क्या, यानी कि कॉग्निटिव वर्ड क्या है हमारा। कॉग्निटिव वर्ड जो है, मैंने अभी आपको कॉग्निटिव वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कॉग्निटिव वर्ड हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, हमारा स्कीमा है, हमारा कॉग्निटिव मैप है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। सीटेट भी आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है और उस प्रॉब्लम से बाहर भी आपको कौन निकालेगा, आपका माइंड ही निकालेगा, यानी कि आपका स्कीमा ही निकालेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ और भी वर्ड लिए हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में आपको दिखे रीजनिंग, आपको थिंकिंग दिखे, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखे या इमेज बनाना, एक तरह से ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं या मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो कि टोटली किसकी तरफ इंडिकेशन करती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। यानी कि हम जब स्टेटमेंट्स पढ़ें और हमें ऐसे कुछ वर्ड्स देखने को मिले, रीजनिंग जैसा, थिंकिंग जैसा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा, स्कीमा जैसा या इमेज जैसा, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रही है बौद्धिक विकास की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बौद्धिक विकास की। यहाँ बात हो रही है जीन पियाजेट की। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करूं, हमारे पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में ये थ्योरी पार्ट आता है, बट दोनों पेपर्स का लेवल अलग अलग होता है। पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टेजेस से क्वेश्चन ले लिए या, लेकिन जब पेपर 2 आता है, दो थिंकर्स को वो हमेशा कंपेयर करते हैं। कौन से दो थिंकर्स को कंपेयर करते हैं, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले तो ये देखिए जरा, हमने देखी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जिसके थिंकर कौन है, जीन पियाजेट हैं। ठीक है, इसके थिंकर कौन है, जीन पियाजेट हैं। और ये बात करते हैं स्कीमा की, ये बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, ये बात करते हैं कॉग्निटिव मैप की। चलिए बात करें, अब आगे बढ़े। इस कॉग्निटिव वर्ड को तो हमने समझ लिया। अब ये कॉग्निटिव वर्ड जो है, जीन पियाजेट ने अपने इस बौद्धिक विकास को, इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे। पहले हमें इसके स्टेजेस को डिस्कस करना है। हमने ये समझा कि जीन पियाजेट ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितनी स्टेजेस में बांटा, 4 स्टेजेस में बांटा। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं, पहले हमारे पास आती है स्टेज 1, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 में काउंट होती है, जिसे हम संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरी स्टेज, दूसरी अवस्था हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम 2 to 7 में काउंट करते हैं और हिंदी में इसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या सहप्रत्यात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी हमारे पास आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 में आती है। इसे मूर्त या ठोस सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सीटेट की हिंदी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। पेपर हिंदी मीडियम वालों का बहुत ही जो है बड़े नए नए शब्द उन्हें देखने को मिलते हैं। तो आप चाहे हिंदी मीडियम है चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, कोशिश करो कि एक सीडीपी वाले सब्जेक्ट को आप बाइलिंगुअल करें, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास दोनों लैंग्वेज में पेपर है। अगर आपको हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारी 3rd स्टेज है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त या ठोस सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब आती है चौथी अवस्था, स्टेज 4, जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल या हिंदी में औपचारिक या अमूर्त का नाम दे सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, ये हमारे पास मूर्त थी और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। ये तो हुआ इसका जनरल क्लासिफिकेशन। अब जरा फोकस करिएगा, आप लोग जरा सोचिएगा क्या आपको इसका आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पर 4 डायग्राम्स बनाए हैं। एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, एक डायग्राम को मैंने कुछ इस तरह से दिया। ये जो हमारा 2014 का पेपर था उसका ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है। उसके बाद एक आपको इस तरह से शेप दी गई और एक आपको इस तरह से दी गई। ये 4 शेप्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं A, B, C एंड D। क्या नाम दिया मैंने, ये 4 और मैंने स्टेटमेंट्स बना दी, A, B और C। मैं आपसे कह रही हूँ इन चारों में से 2 क्वेश्चंस दूंगी, दोनों के आंसर इन्हीं स्टेटमेंट से निकलेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो हमें ये बताता है जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। तो आप क्या आंसर करेंगे, अब सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, एज क्या है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, और ये हमारी अबव 11 हो सकती है। और अगर एक समझने के लिए बताऊं तो मैं इसे किस में काउंट कर सकती हूँ, 11 से 15 में भी।
इसका भी रीज़न बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर 11 से 15 क्यों लिया है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देख लें। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों फिगर्स में से कौन सी फिगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? अगर मैं इसी फिगर को देखकर क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं आपसे कहूं बताओ इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेज है जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को दिखाती है, कि हमारा जो विकास है वो नेवर एंडिंग है, वो लगातार चलता है, वो रुकता नहीं है। याद रखिएगा, बड़ी कंफ्यूजन होती है। वैसे तो ये चारों जो डायग्राम्स हैं, डी को छोड़कर चारों जो है वो लर्निंग को दिखा रही हैं, लेकिन अभी हमें डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी है, तब हमारा आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो 4 स्टेजेस हैं ये क्या हैं? 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। ये हमें किस विकास को दिखा रही हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। यानी कि ये वाली हमें किसकी हैं? ये जीन पैजेट की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं जो हमें किसके बारे में बता रही हैं? डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन इसी के साथ में कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात भी पूछी गई। आपसे पूछा गया कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग मतलब हम जो है इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑल टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो याद रखिएगा, उस सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाएगा ए। आप देखिए, इस लाइन का मैंने कोई एंड नहीं किया, इस लाइन को आप जितना चाहो उतना, तो ये मुझे क्या दिखा रही है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या है, तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा वो होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जीन पैजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी हैं, तो हमारा डायग्राम होगा ये तो हुआ इजी लेवल पे, क्योंकि पेपर 1 में बोल रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस आता है। तो इनके स्टेजेस आगे समझे, पहले इन स्टेजेस के बारे में भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ही देगा। कोई भी चीज़ जब तक हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी तो हम सिर्फ, और सीटेट तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, सीटेट मैथ्स की तरह नहीं है। मैथ्स का फंडा हमारा होता है 2 + 2 = 4, यानी कि जब आप 2 और 2 को जोड़ते हो तो 4 ही बनता है। बट ये जो सीडीपी है ना, ये जो साइकोलॉजी है, ये 2 और 2 के 4 के फॉर्मूले पे नहीं टिकी, ये 2 और 2 के 3 और 2 और 2 5 पर टिकी है। अब आप सोचोगे ये क्या बोला भाई, 2 और 2 3 और 2 और 2 5। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैथ्स की तरह बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं निकलते। आपने देखा होगा जब आप सीटेट का एग्जाम देकर आते हो और जब आंसर की आती है तो आप कहते हो नहीं यार ये मेरी तरफ से ठीक था, बट ये आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने भी वो पेपर चेक किया उसने किस थिंकर के अकॉर्डिंग, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर दिया, उसको आप सही या गलत का टैग नहीं दे सकते। तो हमें इस बात को, जब हम सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि 2 और 2 4 नहीं होंगे, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में नहीं होंगे। कौन से वाले में? सीडीपी में आपका 2 और 2 4 का फॉर्मूला नहीं होगा। जब ये 2 और 2 4 का फॉर्मूला नहीं होगा तो ये रोट लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 4 है, ये तो हमने रट लिया, लेकिन क्या कहते हैं, क्या हम इसको रट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो सीटेट को रटेगा वो चाहे 4 क्या 5 बार और पेपर दे ले, फिर भी मुश्किल होगी उसे पास करने में। लेकिन जिसने सीडीपी को समझ लिया, जिसने अंडरस्टैंडिंग कर ली, जिसने 2 और 2 के 3 और 2 और 2 5 वाले फॉर्मूले को समझ लिया, तो उसका सीटेट एक बार में निकल जाता है। उसी फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगी कि मैं बात क्यों बोल रही हूँ कि 2 और 2 3 और 2 और 2 5 होते हैं। चलिए, अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया, अभी मैंने आपको स्टेजेस भी बताई। तो पहला काम तो आपका क्या है? चारों स्टेजेस को लर्न करना और उनके एज को लर्न करना। पेपर 1 में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, तो एज को एज का पूछ लेते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की क्या एज है, प्री ऑपरेशनल की क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल की क्या है, या सेंसरी मोटर की क्या है। चलिए आगे इनकी सब स्टेजेस कराऊं, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि जो जीन पैजेट हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और चीज़ बताई, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अबव 11 दिया है, यानी कि 11 साल के बाद के बच्चे को हमने किस में रखा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर लिया है 11 to 15। क्यों लिया है? क्योंकि हमारा सीटेट का पेपर 2 हो रहे हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। आप ध्यान से देखिए, जिस बच्चे की एज 16 या 17 या 18 होती है वो 12th कर लेता है, जबकि हमें सीटेट क्वालिफाई करने के बाद या तो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है या क्लास 6, 7 और 8th को पढ़ाना है। और जो 8th क्लास का बच्चा होता है उसकी एज जो होती है 14 या 15 ईयर्स होती है। यानी कि हमें जिस बच्चों का बौद्धिक विकास करना है, हमें जिन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, उनकी एज इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो एज को अगर आप अपनी तरफ से पर्सनली किसी बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, अरिहंत की लेते हैं, उपकार की लेते हैं, तो आपको वहाँ पे एज में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। कई जगह उसको 16 किया गया है, तो कई जगह उसको 17 भी कर दिया गया है। वो होता क्या है कि जब कोई बुक अपनी बनाता है तो कुछ कंटेंट कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया और उसको एक साथ मिक्स करके दे दिया, बट उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपको बिल्कुल करेक्ट उसके बारे में समझना होता है कि क्या बात कैसे है। तो हमने देखा हमारे पास टोटल कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं।
सेंसरी मोटर 0 to 2, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हाईएस्ट मेंटल एबिलिटी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 11 to 15। ठीक है, हम इसे अबव 11 भी कह सकते हैं, बट मैं फिर से आपको बोल दूं क्योंकि 2 और 2 नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो हम इसे 11 to 15 में भी काउंट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों से, तो मैं ये मेरी वीडियो बन रही है, ऑफलाइन क्लास नहीं है तो सामने नहीं हो तो आप आंसर कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने माइंड्स में जरूर ये क्वेश्चन करिएगा। आप ये बताइए कि एक बच्चा जब अपनी मदर के वॉर्म में होता है, एक बच्चा जब अपनी मदर के वॉर्म में होता है, गर्भ में होता है, तो क्या उसका कॉग्निटिव पार्ट एक्टिव होता है? आप ये सोचोगे कि मैडम पढ़ाते पढ़ाते क्या पूछ रही हैं, बड़ी काम की चीज़ है। ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि इसमें जीन पैजेट का रोल है। आप ध्यान से देखिए, कई बार मैंने जब ये ऑफलाइन में क्लास में बच्चों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि बच्चा जो है किक करता है। किक करता है मतलब उसके फिजिकल, आप ये देखिए, जो वो एक पानी के बबल में है, वो हिलेगा तो वो किक करेगा, तो वो तो उसकी मोटर डेवलपमेंट हुआ ना, वो तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसने जानबूझ के सोच के तो किक नहीं किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का, जब बच्चा अपनी मदर के वॉर्म में होता है तो अंदर उसका माइंड डेवलप हो रहा है, पर अभी एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, डॉक्टर सबसे पहला काम जो करते हैं उस बच्चे को रुलाने का करते हैं। जैसे उसकी स्किन पे मारा जाता है, उसको पेन होता है, पेन होता है तो उसके माइंड को कमांड मिलती है, कमांड मिलती है, ये स्किन को मारना क्या है? सेंसेशन है, यानी कि संवेदी है, उसकी सेंसेस क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती हैं। यानी कि हम कहेंगे कि कॉग्निटिव पार्ट एक्टिव कब होता है? आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद। वो भी किसकी हेल्प से होता है? सेंसेस की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से हो रहा है? सेंसेस की हेल्प से हो रहा है। इसीलिए जीन पियाजेट ने भी अपनी पहले स्टेज को नाम दे दिया सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमारी मैथ्स और ईवीएस की पैडागोजी में एक वर्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मैथ्स की पैडा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पर 2 क्वेश्चन आपको मैथ्स की पैडागोजी में भी जीन पियाजेट के देखने को मिलेंगे। ये वर्ड देख रहे हैं, यहाँ एक वर्ड आया है ऑपरेशनल, जिसे मैं सहप्रत्यात्मक या सक्रियात्मक भी कह सकती हूँ। मैंने कहा ना, सीटेट की हिंदी जो है वो बहुत ही वोकैबुलरी उनकी स्ट्रांग होती है, बट इंग्लिश का वर्ड हमारा यही रहता है। मैंने कहा ऑपरेशनल, सक्रियात्मकता क्या है? तो मैंने अभी बताया, जन्म से पहले वो सक्रिय नहीं था, अंदर जो है मदर के वॉर्म में उसका माइंड बन रहा है, बट जैसे ही आफ्टर बर्थ उसने जन्म लिया तो क्या होने लगा? उसका माइंड एक्टिव होने लगा। लेकिन अभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। सिस्टमेटिक तरीके से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 साल का बच्चा घर में होता है और घर में वो इनफॉर्मल तरीके से अपनी मर्जी से सारी चीज़ें सीखता है, सेंसेस से, मोटर एक्टिविटीज से। लेकिन जैसे ही 2 साल का होता है, आजकल को ट्रेंड है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा जैसे ही 2 साल का हुआ उसे प्ले स्कूल में बिठा देते हैं। प्ले स्कूल जाना क्या है? सिस्टमेटिक, यानी कि अब उसके माइंड ने एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस में काम करना शुरू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा ऑपरेशनल स्टेज में कब आता है, तो आप उसका आंसर 2 to 7 नहीं बोलेंगे, उसका आंसर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 2+, यानी कि 2 साल के बाद बच्चे में क्या आने लगती है? ऑपरेशनल क्रियाएं आने लगती है, यानी उसका माइंड जो है वो एक ऑपरेंट होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे। चलिए बात करें थर्ड स्टेज की, जिसको नाम दिया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त। अभी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आपने ध्यान से देखिए, जो ये एज है, जिसकी एज 7 से 11 है, ये प्राइमरी का बच्चा है। और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को चार्ट, मॉडल, डायग्राम, पिक्चर्स, कटआउट, फ्लैश कार्ड, ये सारे यूज़ करने पड़ते हैं। जो चार्ट है, मॉडल है, डायग्राम है, पिक्चर है, वो ठोस है, बच्चा उसे टच कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट्स की। और ऑब्जेक्ट्स भी कैसे? रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वास्तविक जो क्रियाएं होती है उनकी ज़रूरत। कैसे याद रखोगे? मूर्त, इंग्लिश से तो नहीं समझ में आ रहा है, कंक्रीट को हम ठोस कहते हैं, जो मजबूत है, चार्ट है, मॉडल है, डायग्राम, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन मूर्त शब्द से हमें समझ में आता है, मूर्त मतलब मूर्तियाँ, याद रखने के लिए बता रही हूँ। मूर्त मतलब मूर्तियाँ, जैसे हम मूर्तियों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे ही 7 से 11 साल का जो बच्चा है मूर्त क्रियाओं से ही सीखेगा। चाहे आप ईवीएस के टीचर हैं, चाहे आप मैथ्स के टीचर हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, यहाँ पर जब बच्चा जो होता है 7 से 11 साल का होता है तो उसे क्या किया जाता है? कॉन्क्रीट चीज़ों से सिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताऊँ। ध्यान से देखिए, जब बच्चा प्राइमरी में होता है, 1st to 5th का होता है, उसकी ना बुक्स बहुत कलरफुल होती हैं। जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ, उसके बाद पिक्चर बना दी या कुछ एक्टिविटी दे दी, पूरी बुक बहुत कलरफुल है। धीरे धीरे हम नोटिस करते हैं कि जैसे वो 5th क्लास का 6th में गया, 7th में गया, उसकी बुक से कलर ही उड़ गए हैं।
मतलब उसकी बुक से धीरे 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 क्या हो रही है, पिक्चर्स कम होना शुरू हो गई हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि अब उसका माइंड डेवलप हो रहा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट सिर्फ 7 से 11 साल के बच्चों को, आप ये देखिए मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई चार्ट नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ और आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन हम सब तो 18+ हैं तो हम तो पढ़ सकते हैं। सेम स्कूल के बच्चों के साथ भी यही बात होती है। जो बच्चा 11 साल से छोटा है उसे पढ़ाने के लिए मुझे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो 11+ होगा उसके अंदर इमेजिनेशन की पावर बढ़ जाएगी और अब उसकी बुक से धीरे धीरे पिक्चर्स कम हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी पूरी बुक ही ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, क्योंकि अब उसे ज़रूरत नहीं है, अब वो डायरेक्ट समझ सकता है। जहाँ वो डायरेक्ट समझता है वो है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हाई लेवल की मेंटल एबिलिटी, जिसे हम ना किस नाम से जानते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए, तो ये तो मैंने आपको चारों स्टेजेस के बारे में बताया। एक बार फिर दोबारा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे मैं संवेदी कामक अवस्था कह रही हूँ। इसकी जो एज है वो 0 to 2 है। दूसरी मेरी जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल है, जिसे मैं 2 to 7 कह सकती हूँ। तीसरी मेरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जो कि 7 to 11 है। और लास्ट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट हाई लेवल की मेंटल एबिलिटीज, इट मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15, 11+ भी बोल सकते हैं और 11 to 15 भी बोल सकते हैं। चलिए, ये बात समझ में आई। हमने ऑपरेशनल वर्ड को समझा, हमने कॉन्क्रीट वर्ड को समझा, हमने अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिया, फॉर्मल लिया, हमने फॉर्मल को। अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ ये भी मेरा फॉर्मल है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि कोई चार्ट नहीं, कोई मॉडल नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आप हैं और मैं हूँ और एक मेरे पास मेरा पेन है, उसी से मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो। क्या आप इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहे हो? क्या आप सोच पा रहे हो कि जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ क्या आपके माइंड में इमेज बनती है? तो अब हमने देखा ये चारों इंट्रो हैं। अब हमारे पेपर में, क्योंकि पेपर 1 में तो इससे एक क्वेश्चन हमारा जरूर आ जाएगा स्टेजेस और एज से, लेकिन पेपर 2 का लेवल थोड़ा हाई होता है, उसके लिए हमें इसकी सब स्टेजेस को भी समझना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इन चारों स्टेजेस को लेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ली है वो ली है मैंने सेंसरी मोटर स्टेज। याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज जिसकी एज अभी मैंने आपको बताई थी क्या है, 0 to 2 है। हमें क्या करना है, भर भर के नहीं लिखना है। जो बच्चे पहले पेपर देकर आए होंगे वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। सारा खेल कुछ शब्दों का है। पूरी 7-8 लाइन की स्टेटमेंट्स में हम 1 या 2 शब्द पे अटक जाते हैं और हमारा आंसर नहीं निकल पाता। तो मेरा जो ये पैटर्न रहता है कि भर भर के लिखवाने से अच्छा है कि जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं वो करवाओ, क्योंकि आप देखिए थ्योरिकल अगर आपको पढ़ना हो तो मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिए हैं, मैंने पहली स्टेज ली है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के लिए मुझे सिर्फ क्या याद रखना है, मुझे 4 बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहला मुझे वर्ड याद रखना है सेंसिस, दूसरा वर्ड मुझे याद रखना है मोटर एक्टिविटीज, तीसरा वर्ड मुझे याद रखना है इमिटेशन, और 4th नंबर पर जो मुझे वर्ड याद रखना है वो रखना है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारे सीटेट के 4 क्वेश्चंस है पेपर 1 के। ये कैसे आएंगे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे इमेजिनेशन जो है वो यूज होगा, कैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस यूज होगा। आपके मैथ्स की पैडागोजी में एक क्वेश्चन आया कि आप मैथ्स प्राइमरी लेवल के मैथ्स के टीचर हैं, आप प्राइमरी लेवल के मैथ्स के टीचर हैं, आपकी क्लास का एक बच्चा जो है, या आपकी क्लास का नहीं बोल रहे हैं, वही आपसे पैडागोजिकल पूछ रहे हैं, एक बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में ढूंढ लेता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट इस प्रक्रिया को आप क्या नाम देंगे? क्या आप इसे रिवर्सिबिलिटी कहेंगे, क्या आप इसे जो है इमिटेशन कहेंगे, या आप इसे कंजर्वेशन कहेंगे, या आप इसे जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहेंगे? सारा समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लेते हैं सेंसिस। नाम में ही, स्टेज का नाम ही क्या है, सेंसरी है, तो इसका पहला फीचर क्या होगा? पहला फीचर होगा सेंसिस। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल के बच्चे को अगर किसी चेयर से चोट लगती है तो वो क्या करता है, उसको दोबारा मारता है। दोबारा मारने पर उसको खुद को ही दर्द होता है, बट वो दर्द वो सोचता है इसको हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल, आप घर में देखते हो, हमारा घर में अगर कोई 2 साल से छोटा बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, प्रेशर कुकर गर्म होता है, प्रेस गर्म होती है, उसकी मदर उसको मना करती है टच नहीं करो, टच नहीं करो, लेकिन वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभी माइंड ऑपरेशनल नहीं है, एक्टिव नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर लर्निंग तो हो रहा है, यहाँ पर बच्चा सीख तो रहा है, वो गलती से ही सही पर उसको टच करेगा, लेकिन अगेन रिपीट नहीं करेगा। एक बार जब उसकी स्किन को गर्म लगेगा तो दोबारा उस गर्म चीज़ से वो बचने की कोशिश करेगा। यानी कि उसने लर्निंग कर ली, उसने ये सीख लिया कि मुझे इसे टच नहीं करना। यानी कि इसका पहला फीचर क्या हुआ, सेंसेस हुआ। अगर अभी मुझे इस चेयर से चोट लगे तो मैं इसको दोबारा नहीं मारूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको मारा तो मुझे ही लगेगी, लेकिन 2 साल के बच्चे को ऐसा नहीं लगता। एक और एग्जांपल लीजिए, आपने देखा होगा घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जब टॉय से खेलते समय उनको किसी चीज़ से चोट लगती है तो उनकी मदर दोबारा से टॉय को मारती है,
उसको लगता है कि जैसे मारती है, मतलब उसको उसके या तो उसके हाथ से मरवाती है या खुद मारती है, तो बच्चे को लगता है जैसे मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हुआ है, वैसे ही उसको भी वो टच होता है। वो टच अपने लिए ना महसूस कर दूसरों के लिए कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, लर्निंग तो कर रहा है, पर किसकी हेल्प से कर रहा है, सेंसेस की हेल्प से। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज का पहला फीचर हुआ सेंसेस। अब दूसरा फीचर है इसका मोटर एक्टिविटीज भी बोल सकते हो, और आप इसे मोटर स्किल्स भी बोल सकते हो। यानी कि बच्चे के लर्निंग में केवल सेंसेस ही हेल्प नहीं करती, बल्कि बच्चे की क्या करती है, मोटर स्किल्स भी करती हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं गामक कौशल। 2014 का जो हमारा पेपर था उसमें आपको क्वेश्चन आया था इस तरह से, फाइन मोटर स्किल्स। क्वेश्चन क्या आया, फाइन मोटर स्किल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गामक कौशल। अब ये क्या है सूक्ष्म गामक कौशल, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए ऐसे करके, एक दिया चलना, एक दिया आपको दौड़ना, एक आपको दिया लिखना, और एक ऑप्शन आपको दिया कूदना। आप इन चारों में से बताइए कि कौन सी फाइन मोटर स्किल है। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि फाइन मोटर स्किल्स मोटर स्किल्स क्या होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मोटर स्किल्स टोटली हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। अगर अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं यहाँ से वहाँ भी जा रही हूँ, यानी कि चल के जा रही हूँ, ठीक है। मैं लिख भी रही हूँ, यानी कि मेरा लिखना और चलना दोनों ही मेरी क्या है, मोटर एक्टिविटी हैं। लेकिन ये कितनी तरह की होती है, ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी फाइन, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, और एक हमारी होती है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है व्यापक, यानी कि बड़ी। याद रखने का तरीका बता रही हूँ, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर, यानी कि जो भी काम फिंगर्स से किया जाए, जो भी काम फिंगर्स से होता है उसे हम फाइन में काउंट करते हैं। इसके अलावा फिंगर्स को, हैंड को छोड़ दो, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रॉस में काउंट होती हैं। तो यहाँ पर दौड़ने में, कूदने में और चलने में पूरी बॉडी यूज़ हो रही है, बट जब लिखा जा रहा है तो सिर्फ फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, फाइन मोटर स्किल्स का आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ सेंसेस से ही नहीं सीख रहा है, उसकी गामक क्रियाएं भी उसके लर्निंग पार्ट में हेल्प कर रही हैं। तो गामक क्रियाओं का मतलब पता चला, गामक क्रियाएं क्या है, एक तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, या मैं शारीरिक क्रिया बोलूँ। और ये फिजिकल एक्टिविटीज़, ये शारीरिक क्रियाएं कितनी तरह की हो गई, ये शारीरिक क्रियाएं 2 तरह की होती हैं। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, फाइन एंड ग्रॉस। F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर, F फॉर फाइन, F फॉर फिंगर, जो भी काम फिंगर से होगा, चाहे आप हैंड ऑन एक्टिविटीज़ लगा लीजिए, कुछ भी, जैसे राइटिंग है, टाइप राइटिंग है, कलरिंग है, इन सब में क्या यूज़ होता है, फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि हमारी फिंगर्स यूज़ होती हैं। 2 क्वेश्चंस बन गए हमारे। पहला मैंने कहा कि इसका पहला ही फीचर क्या है, सेंसेस, बच्चा टच करके, फील करके, टेस्ट करके चीज़ों को सीख रहा है। दूसरा, खाली वो टच करके, फील करके ही नहीं सीख रहा है, वो मोटर स्किल्स से भी सीख रहा है। और मोटर स्किल्स क्या है, हिंदी की पैडागोजी में भी ये यूज़ हो जाता है गामक कौशल से रिलेटेड, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मोटर स्किल्स को ही हिंदी में हम गामक कौशल कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पर, तीसरे क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, जो जीन पैजेट है उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर 2 साल का बच्चा जो कुछ भी सीखता है, चाहे कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज हो, या कुछ भी सीख रहा है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो निभाता है इमिटेशन। पहले तो इमिटेशन का मतलब समझ लीजिए। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि नकल करना। कॉपी करना या नकल करना। एक बच्चे को पापा बोलना इमिटेशन से आया, एक बच्चे को मम्मी बोलना इमिटेशन से आया। कोई भी चीज़ जो इमेज वो बनाएगा सब इमिटेशन से आएगी, बार बार उसको रिपीट किया जाएगा। यहाँ भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इमिटेशन से होता है, अनुकरण के द्वारा होता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा जीन पैजेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अभी हमारे सीटेट में एक और थिंकर भी हैं, इमिटेशन से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, भाषा विकास भी होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इमिटेशन के द्वारा भाषा विकास होता है, तो क्या तब भी ये जीन पैजेट का ही नाम आएगा? बिल्कुल नहीं, तब उसमें हमारा नाम आएगा स्किनर का। याद रखिएगा, उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर का। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा हिंदी की तरफ भी लेकर जाऊं। अगर आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा जाए जो भाषा मानसिक प्रक्रियाओं के अनुसार होनी चाहिए, या मानसिक प्रक्रियाएं भाषा का विकास करती हैं, कौन 4 नाम दे दिए, जीन पैजेट है, कॉलर है, या लिविन है, या स्किनर है। तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी संज्ञानात्मक वर्ड आएगा और जहाँ पर भी इमिटेशन वर्ड आएगा, वहाँ किसकी बात हो रही है, जीन पैजेट की बात हो रही है। लेकिन वही क्वेश्चन आया कि भाषा अनुकरण के द्वारा विकसित होती है,
भाषा अनुकरण के द्वारा विकसित होती है, तब उसका आंसर जीन पैजेट नहीं होगा। उस सिचुएशन में उसका आंसर हो जाएगा स्किनर। क्योंकि अभी हमारा जो सीटेट का सिलेबस है, इसमें अभी जो थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है, 2 थिंकर्स हैं जो इमिटेशन वर्ड को यूज़ करते हैं। जब मैं स्किनर की थ्योरी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इमिटेशन क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है, ऑपरेंट क्या होता है, वो हमारा एक अलग पार्ट होगा। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो तो आपने ये याद रखना है कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन रखता है, इमिटेशन में स्किनर। स्किनर ने इमिटेशन कहा कि बच्चे का भाषा विकास वैसा होगा जैसा उसके आसपास के वातावरण में होगा। इसका एग्जाम्पल ले हम, हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा के लिए हम किसी स्कूल नहीं गए, हमने कोई ग्रामर नहीं सीखी, हमारे घर में जो लैंग्वेज बोली जाती थी हमने उसका इमिटेशन किया और लैंग्वेज सीख ली। तो स्किनर सही तो कह रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है इमिटेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमिटेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बच्चा अपने माइंड में जो भी इमेज बनाएगा, जो भी स्कीमा बनाएगा, जो भी कॉग्निटिव मैप बनाएगा, वो इमिटेशन से ही बनाता है। आप भी तो अभी इमिटेशन करोगे, लेकिन आपके इमिटेशन में और एक छोटे बच्चे के इमिटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। वो सेंसेस से बना रहा है, आप सेंसेस से नहीं बना रहे हो, आपका ऑलरेडी कॉग्निटिव पार्ट एक्टिव हो चुका है, उससे बना रहे हो। तो जरा ध्यान से देखिए, हमें समझ में आया सेंसेस, हमें समझ में आया मोटर एक्टिविटीज या मोटर स्किल्स, हमें समझ में आया इमिटेशन। और अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है? किसी को पता है क्या ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है? अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे कहा कि ये बताइए कि जो मैंने आपसे कहा है कि आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, आपकी क्लास का एक बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? या आपकी ईवीएस की पैडागोजी में आ गया कि बताइए ऑब्जेक्ट परमानेंसी की एज क्या होती है। पहले एज ले लो, क्वेश्चन को समझो। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, जो है ऑप्शन दिया 0 to 2, एक ऑप्शन दिया मैंने 1.5 यानी कि 1.5 साल से पहले, एक ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ 1.5 साल के बाद, और एक ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको 2 to 4। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं है सीडीपी में ही हो। हम किसको समझ रहे हैं? अभी हमने 3 हमारी स्टेटमेंट समझ ली है। हम समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी को, हम समझ रहे हैं वस्तु स्थायित्व को। क्या समझ रहे हैं हम? वस्तु स्थायित्व को समझ रहे हैं। स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक लिखिएगा। वस्तु स्थायित्व को हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो 4 मैंने ऑप्शंस दिए, आपने बताना है, आपसे पूछा गया 0 to 2, 1.5 साल से पहले, 1.5 साल के बाद, या 2 से 4 में कौन सी ऐसी एज है जब वस्तु स्थायित्व की बच्चों में कमी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कमी तो आंसर अलग होगा, और अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि वस्तु स्थायित्व कौन सी एज में होता है तो उसका आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। एक बार अपने माइंड में जरूर करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैथ्स की पैडागोजी में खासकर देखने को मिलता है ये। हमने कहा ऑब्जेक्ट परमानेंसी की एज क्या 0 से 2 है, और क्या 1.5 साल से पहले है, 1.5 साल के बाद है, या 2 से 4 है। घबराइए नहीं, पहले समझाऊंगी, आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, आपको इसके बारे में समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ होता क्या है। जब हम पेपर देते हैं तो 4 में से 2 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होती हैं, हम अटकते हैं 2 में। अब 2 में से एक आंसर ठीक होता है और एक आंसर ज़्यादा ठीक होता है। यहाँ भी यही कहानी है, एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। अगर मैंने अभी नहीं समझाऊं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है और आप पूरा ये ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप पाओगे कि ऑप्शन 0 to 2 दिया है और यहाँ भी ऑप्शन में 0 to 2 दिख रहा है। तो गलत तो नहीं है, पर ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। ये ठीक, ये गलत भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। इसीलिए तो कहा था 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 3 और 2 और 2 5 होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, अगर अभी मैंने आपको बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, समझाया नहीं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, और मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और आप ये देख रहे हो बोर्ड पे, तो आप देखोगे कि सेंसरी मोटर की बात हो रही है और 0 to 2 की बात हो रही है, और 0 to 2 तो इसमें दिख रहा है। तो मोस्टली 90% बच्चे इसी को टिक लगा कर आएंगे, बट ये आंसर गलत है। मतलब पूरी तरह से 50% ठीक है, ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, एक आंसर ठीक और एक आंसर ज़्यादा ठीक के डिफरेंस को समझना है। जो एक आंसर ठीक और एक जो आंसर जो ज़्यादा ठीक है, इसके डिफरेंस को समझ जाता है तो समझो उसका पैडा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पैडागोजी है ही यही, और ये सिर्फ सीडीपी में नहीं, आपके पूरे पेपर में आपको तंग करेगी। चाहे ईवीएस करिए, चाहे सोशल साइंस करिए, चाहे आप हिंदी का पार्ट करिए, आपको ये पैटर्न जरूर मिलेगा। और होता क्या है, जो आंसर सही होता है वो माइंड में यूँ क्लिक हो जाता है, हम खुश भी हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में टिक लगा कर आ जाते हैं, और जब आंसर की आती है तो वो आंसर मिलता ही नहीं है। कि अब सीटेट इतना ईजी तो नहीं देगा कि आपको डायरेक्ट दे दिया और आप टिक लगा कर आ जाओ और हो जाओ, उन्हें भी तो एक लेवल क्रिएट करना है। तो चलिए समझते हैं पहले ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं ये करती हूँ,
मान लीजिए एज क्या है 0 to 2। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से ही आपको ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने दो बच्चे लिए, एक बच्चे की एज 1 ईयर है और एक बच्चे की एज जो है 1.5 यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही बच्चों की एज 0 to 2 में आती है, पर एक बच्चा 1 साल का लगा लीजिए और एक बच्चा जो है वो 1.5 साल का है। इन दोनों ही बच्चों की जो मम्मा है वो घर में नहीं है, किचन में काम कर रही है। दोबारा ध्यान से सुनिए, मैंने कहा दोनों की मम्मा घर में नहीं है, किचन में है, काम कर रही है, पर दोनों को दिखाई नहीं दे रही। मम्मी के ना दिखने पर ये बच्चा रोने लगा, जबकि ये बच्चा नहीं रोया। ऐसा क्या कारण था भाई कि 1 साल का बच्चा रोने लगा और 1.5 साल का बच्चा नहीं रो रहा था? इसका कारण इन दोनों बच्चों का क्या था? कॉग्निटिव मैप। तो मैं इतना बड़ा वर्ड हो जाएगा, मैं यहाँ छोटा सा वर्ड यूज़ करूँगी कि इन दोनों का जो फ़र्क है वो है माइंड का, यानी कि दोनों की बुद्धि के में, मेंटल एबिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस बच्चे के लिए वो ही सच होता है या वही चीज़ होती है जो दिखती है। अगर मम्मी आंखों के सामने दिख रही है तो है, और अगर वो साइड वाले रूम में है, काम कर रही है, पर उसको नहीं दिख रही तो उसके लिए नहीं है। यानी कि ये अपने मेंटल मैप में अपनी मदर को नहीं ढूंढ पाया। कौन सा बच्चा नहीं ढूंढ पाया है? मेंटल मैप में कौन सा बच्चा नहीं ढूंढ पाया है? जो 1.5 साल से छोटा है या 1 साल का है। लेकिन 1.5 साल का बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मम्मी दिख नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन है तो घर में ही, मेरे सामने नहीं है, मेरे रूम में नहीं है, बट है तो घर में ही। यानी कि इसने उसको क्या किया, अपने मेंटल मैप में ढूंढ लिया। मेंटल मैप में क्या किया, इस बच्चे ने ढूंढ लिया। अब मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया मम्मा का, लेकिन एग्जाम में तो वो मदर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, तो उन्होंने आपको क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं और आपकी क्लास का एक बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? मदर। ऑब्जेक्ट को कौन सा बच्चा ढूंढ पाया है? मदर को कौन सा बच्चा ढूंढ पाया जो 1.5 साल से ऊपर का है या 1.5 साल का है? मदर को कौन नहीं ढूंढ पाया? वस्तु को कौन नहीं ढूंढ पाया? जो 1.5 साल से छोटा है। अब ऑप्शन में वो आपको 11 महीने दे दे, 1 साल दे दे, 8 महीने दे दे, 9 महीने दे दे, वो बात अलग है। हम समझ सकते हैं, हम सिंपल सी बात याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कमी कब होती है, तो आंसर रहेगा 1.5 साल से पहले। और अगर आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो आपका रहेगा, अगर कहा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती कब है, तो आंसर हो जाएगा 1.5 साल के बाद। बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि सीटेट रोट लर्निंग नहीं है। सीटेट को जो समझेगा वो ही कर पाएगा। अगर आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, 3 टाइप से क्वेश्चन आना है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कमी कब होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती कब है, एंड मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कमी क्या है, तो आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे, मैंने कहा वो 11 महीने दे दे, 12 महीने दे दे, बट आप यहाँ से एक चीज़ याद करके जाइए कि जो 1.5 साल से या 1 साल से, जो 1.5 साल ही लगा लीजिए, 1.5 साल से जो छोटा बच्चा है, चाहे वो 10 महीने का है, 11 महीने का है, 12 महीने का है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी की कमी होती है। उन मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है जिनका बेबी जो है क्या होता है 1 साल का या 1.5 साल छोटा होता है, क्योंकि वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्चा रोने लगेगा। लेकिन 1.5 साल के बाद बच्चे को ये पता होता है कि मदर गई है, कुछ टाइम बाद आ जाएगी। सारा खेल उनके मेंटल मैप का है। उनके मेंटल मैप में 1.5 साल से छोटे बच्चे के मेंटल मैप में जो है इमेज देखकर ही बनती है, जबकि 1.5 साल के बच्चा अपनी मेंटल मैप में कोई चीज़ नहीं दिख रही है, उसको भी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती क्या है। वस्तु का दिखना और वस्तु का ना दिखना, मदर का दिखना और मदर का ना दिखने के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है, जो कि 1.5 साल से छोटे बच्चों में कमी पाई जाती है और 1.5 साल के बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे होने लगता है। तो चलिए, ये हमने कौन सी स्टेज की, ये हमने की फर्स्ट स्टेज। कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 to 2 है। 4 फीचर्स क्या हैं, सेंसेस, मोटर एक्टिविटीज, इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंसी। 100% 4 क्वेश्चंस आप पाओगे पेपर 1 एंड पेपर 2 में। आगे पीछे करके मैं ये नहीं करी सीडीपी में ही आएंगे, पर आगे पीछे कर ये चारों क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आई थिंक समझ में आया। सेंसरी मोटर है, 0 to 2 है। किसकी बात करते हैं, सेंसेस की। मोटर स्किल्स या मोटर एक्टिविटीज़ या मोटर एबिलिटीज़ बोल सकते हो। मोटर एक्टिविटीज़ फिजिकल एबिलिटी को ही बोलते हैं। इमिटेशन की बात करते हैं, कॉपी करने की बात करते हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ली हमारी फर्स्ट स्टेज। अब हम लेते हैं हमारी सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? प्री मतलब 2 से 7 साल। प्री का बच्चा है यानी कि प्राइमरी का बच्चा है या प्ले स्कूल का बच्चा है, उसकी एज क्या होती, यही होती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो सीटेट का क्वेश्चन सुनिए। 7 साल की अंजलि 9 साल के राहुल से कहती है, अगर मैं साइकिलिंग करूंगी, यानी कि अगर मैं साइकिल चलाऊंगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे। ध्यान से सुनिए दोबारा से, सीटेट का हमारा पूरा पेपर स्टेटमेंट्स में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। 7 साल की अंजलि 9 ईयर ओल्ड राहुल से कह रही है कि अगर मैं साइकिलिंग करूंगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे। ये बच्चा इतनी बड़ी सेंटेंस में, वो पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड जो था वो था ईगो, हाईलाइट था।
जिसे मैं कह सकती हूँ, यानी कि इस बच्चे के अंदर क्या है, मैं। आपसे पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट बच्चा ईगोसेंट्रिक यानी कि ईगोसेंट्रिज्म यानी कि आत्म जो होता है अपने में आत्मीकरण तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम कहेंगे आत्म अपने तक सीमित होना, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। जैसे वो सोचता है कि कोई काम अगर वो करेगा तो जल्दी पहुंचेगा, जैसे 7 साल की अंजलि को लग रहा है कि 9 साल का बच्चा काम करेगा तो नहीं करेगा, पर अगर मैं करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले, हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा 2 से 7 साल का है तो हम ध्यान से देखते हैं कि वो बच्चा क्या करता है, जैसे इस घर तक जब तक प्ले स्कूल नहीं गया था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे वो स्कूल गया वो अपने आप को ना, वो सोचता है प्ले स्कूल जाना मतलब फतेह हासिल करना, वो अपने आप को बिग बॉय बिग गर्ल समझने लगता है, अपनी मदर से कहते हैं अरे मम्मा आपसे तो ये काम नहीं होगा, मैं करता हूँ। ये मैं जो करता हूँ ये बच्चा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट ये उसका माइंड बुलवा रहा है, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में आ गया है, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल में आ गया है। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें समझ में आई कि बच्चे के अंदर मैं आता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। दूसरा, अब पहले देखिए जरा ध्यान से, आपको क्वेश्चन आया सीटेट में कि आप एक प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं, आपकी क्लास का बच्चा एक प्रॉब्लम तो लाया पर सॉल्यूशन उसके पास नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि एक बच्चा प्रॉब्लम तो लाया, सॉल्यूशन नहीं लाया। जैसे 2 से 7 साल के किसी बच्चे को, अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है तो आप ध्यान से देखिएगा, लड़के और लड़की, गर्ल और बॉय में, गर्ल्स के अंदर कुछ ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में भी कोई 7 साल की लड़की है तो वो हर बात पे क्वेश्चंस करती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे फैब में 28 डेज क्यों होते हैं? लीव्स का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? अच्छा पापा ही ऑफिस क्यों जाते हैं? हम स्टार्स को काउंट क्यों नहीं कर सकते? आप ये देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। क्वेश्चंस तो कर रहा है लेकिन अभी उसके पास क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। उसके पास क्या है, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। समस्या को लाना क्वेश्चंस है और समस्या का समाधान ना लाना क्या है, वो हमारे, उसके पास समस्या का समाधान नहीं है। ये कौन सा बच्चा है, ये बच्चा है 2 से 7 का। समस्या है, समस्या का समाधान अभी नहीं है। आपसे पेपर में पूछा गया, 2 वर्ड दिए गए, बताइए अगर एक बच्चा समस्या ला रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? क्वेश्चंस तो कर रहा है, वो बच्चा रीजनिंग कर रहा है, तर्क कर रहा है, मैं 2 ही दूंगी, 4 ऑप्शंस नहीं दे रही, आपने इसी में से ही बताना है, या वो बच्चा रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। एक वर्ड मैंने बोला रीजनिंग यानी कि तर्क, और दूसरा मैंने बोला रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग। इसको हम हिंदी में कहते हैं तर्कना। आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा अगर एक बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, आंसर्स नहीं कर रहा। या सीटेट की स्टेटमेंट ले लूँ, बच्चा आपके सामने समस्या तो ला रहा है, टीचर से कह रहा है कि मैम फैम में 20 डेज क्यों होते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि स्कूल जा रहा है तो कलर्स तो उसको पता है, कैलेंडर भी पता है क्योंकि उसे पता है कि फैम में 28 डेज हैं, लेकिन क्यों है ये नहीं पता। ये जो क्यों है ये है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये क्यों जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन यहाँ तो मैं क्यूरियोसिटी पढ़ा रही हूँ, यहाँ तो मैं जिज्ञासा पढ़ा रही हूँ, लेकिन पेपर में तो क्यूरियोसिटी वर्ड आया ही नहीं। वहाँ तो वर्ड आया है कि बच्चा रीजनिंग कर रहा है कि रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा कर रहा है रीजनिंग, वहाँ पर क्यूरियोसिटी वर्ड आपको नहीं मिलेगा देखने में, वहाँ पर वर्ड जो आएगा वो वर्ड मिलेगा तर्क। आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा, तर्कना भी मिलेगा, बट वो अभी इसका फीचर नहीं है। अभी 2 से 7 साल का बच्चा जो है सिर्फ तर्क करता है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि 2 से 7 साल का बच्चा क्या तर्क करता होगा, क्योंकि तर्क के अंदर तो हमारा बहुत कुछ आता है, डिबेट्स वगैरह आ जाती हैं, बट यहाँ पर जो तर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चंस के रूप में है। यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या लाता है, समस्या तो लाता है पर समस्या का समाधान नहीं लाता। याद रखिएगा कि एक बच्चा जब समस्या ला रहा है और समस्या का समाधान नहीं ला रहा है तो वो क्या कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, नॉट रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग। तर्क और तर्कना दोनों में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, क्योंकि 2 से 7 साल के बच्चे हैं, 2 से 7 साल के बच्चों में क्या पाया जाता है, एनिज्म पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीववाद। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जीववाद कहता है कि यहाँ पर बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको भी क्या मान लेता है, लिविंग मान लेता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। ध्यान से देखिएगा, पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस देना चाहूंगी। मैंने आपसे कहा कि बच्चा जो क्या कर रहा है, निर्जीव वस्तुओं को भी, अभी मैंने बताया जीववाद का मतलब क्या है, वो लिविंग थिंग्स को भी, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स को भी, निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझ रहा है, लिविंग समझ रहा है। यानी कि जो चीज़ें नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें भी समझ रहा है। अब ऑप्शन देखिए, 0 to 2, 2 to 7,
2 to 3 या 4 to 7? मैंने आपको दिए 4 ऑप्शंस। आप मुझे ये बताइए इन चारों में से कौन सी ऐसी एज है अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट जिसमें बच्चा क्या करता है, जीववाद करता है, यानी कि एनिज्म करता है, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझने लगता है। फिर से मेरा वही फंडाई, वही ट्रिक याद रखिएगा, एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो हम पढ़ रहे हैं 2 से 7 और मुझे यहाँ पे 2 से 7 दिख रहा है, तो गलत नहीं है, सही है, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, 2 बच्चे लेते हैं, एक बच्चे की एज 2 से 3 है और एक बच्चे की एज 4 से 7 है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 3 साल के बच्चे को अगर किसी चेयर से या किसी चीज़ से चोट लगेगी, सबको नहीं, इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर चोट लगती है तो वो उसको दोबारा मारता है, लेकिन अगर 4 से 7 साल के बच्चे को किसी टेबल से, चेयर से चोट लगी तो वो उसको नहीं मारेगा, उसे पता है कि इसको मारने पर मुझे ही दर्द होगा, यानी कि उसे डिफरेंस पता है। किस चीज़ का डिफरेंस पता है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। यानी कि जीववाद क्या है? जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, पर ये कब होता है? ये होता है 2 से 3। इसका पूरा आंसर 2 से 7 नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि जीववाद कब आता है, तो अभी मैंने बताया ऑप्शन में दिखता है, तो ये आंसर सही नहीं, सही है, गलत तो नहीं है, पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 से 3, यानी कि एक आंसर हमारा ठीक है और एक आंसर हमारा ज़्यादा ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, तो सिंबल सीखता है। इसका मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूँगी। आप 2 से 7 साल के बच्चे को, 2 से 7 साल में, देखिए सब बच्चों को कंपेयर मत करिएगा, इंडिविजुअली डिफरेंसेस को आपने हमेशा ध्यान रखना है। हर बच्चे की अपनी सीखने की एक स्पीड होती है। अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे सिंबल पता है। आपने देखा होगा जब वो मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट है, तो वो देखते हैं रेड मार्क है कि ग्रीन मार्क, उसे पता है कि तुझे रेड लेना है कि ग्रीन लेना है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, उसे कलर्स नेम पता है, तो उसे सिंबॉलिक नॉलेज भी है, सिंबॉलिक थॉट्स भी उसके डेवलप हो चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में जीता है, ये याद रखना। इमेजिनेशन में, यानी कि यहाँ पर सभी नहीं, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी इंडिविजुअली डिफरेंसेस को ध्यान रखना है। जीन पैजेट ने कहा कि 2 से 7 साल के बच्चे परियों की कहानियों में खोए रहते हैं। जरा 7 साल के बाद के बच्चे को परियों की कहानियाँ सुनाओ, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, 2 से 7 साल का बच्चा क्या होता है, अगर किसी डॉक्टर को देखेगा तो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, टीचर को देखेगा तो बोलेगा टीचर, लेकिन उसको ये पता ही नहीं डॉक्टर टीचर बनते कैसे हैं। क्यों? इमेजिनेशन है, परियों की कहानियाँ इमेजिनेशन की दुनिया में खोया हुआ है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। आपसे फिर से मैं आप लोगों को पहले इसके ऑप्शंस देना चाहूँगी। मैंने आपको ऑप्शन दिया, यही ऑप्शंस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? हम यही ऑप्शंस यूज़ करते हैं, 0 to 2, 2 to 7, 2 to 3 और 4 to 7, ठीक है? आप मुझे बताइए इन चारों में से बच्चों के अंदर सह प्रत्यय निर्माण, सह प्रत्यय निर्माण किसे कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन। क्या वर्ड यूज़ किया है मैंने वर्ड यूज़ किया है सह प्रत्यय निर्माण। मैं आपको यही समझाने जा रही हूँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिया, जिसे इंग्लिश में हम कंसेप्ट फॉर्मेशन और हिंदी में हम सह प्रत्यय निर्माण कहते हैं। सह प्रत्यय निर्माण बच्चों में किस एज में होगा? अगर सह प्रत्यय निर्माण ना देकर आपसे कहें कि बताइए इन चारों में से सहज सोच की उप अवस्था कौन सी है? सहज सोच की उप अवस्था का मतलब है सब स्टेज कौन सी है? बताइए जल्दी से। अगर आप फीचर ऐसे डायरेक्ट फीचर्स पढ़ रहे हो तो आपको फिर से एक ऑप्शन 2 से 7 दिख रहा है, जो कि गलत नहीं है, सही है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। फिर से मैं आपको यही बताऊंगी कि ये हम ऐसे समझेंगे। मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की एज जो है 2 से 3 साल की है और एक दूसरे बच्चे की जो एज है वो 4 से 7 साल की है। आप देख रहे हो दोनों ही बच्चे देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं आपस में रोज़ लड़ते हैं। उनके पेरेंट्स की जो ये लड़ाई हो रही है उसका असर 2 या 3 साल के बच्चे पे कम होता है, जबकि 4 से 7 साल का बच्चा जो होता है इस पर उस चीज़ का असर ज़्यादा होता है। वो ये सोचता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं वैसे ही दुनिया के हर पेरेंट्स भी ऐसे ही लड़ते हैं। जीन पैजेट ने 4 से 7 साल को के जो बच्चे हैं उन्हें क्या नाम दिया है? अर्ली स्टेज या अर्ली एज का नाम दिया। ये वो एज है जिसमें बच्चा अपने सामने की चीज़ों को देखकर अपना खुद का एक कंसेप्ट यानी कि एक सेल्फ थिंकिंग बनाता है। यानी कि सहज सोच क्या है? अपने द्वारा बनाई गई एक सेल्फ थिंकिंग यानी कि आत्मचिंतन है, जो कि कब आता है? याद रखिएगा, 2 से 3 साल में नहीं, 2 से 7 में नहीं, स्पेशली कब आता है? 4 से 7 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए सहज सोच की उपावस्था या कंसेप्ट फॉर्मेशन या सह प्रत्ययों का निर्माण बच्चों में कब होता है? तो बच्चों में सह प्रत्ययों का निर्माण कब होता है? 4 से 7 साल में।
तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेज देखी। सेकंड स्टेज के फीचर्स को एक बार और ले लेते हैं। पहला ईगोसेंट्रिक होता है, क्रियोसिटी की जगह, जिज्ञासु की जगह आपको रीजनिंग वर्ड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अभी 2011 से लेकर लास्ट तक का जब पेपर हुआ, जब भी ये क्वेश्चन आया है तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया है। इसकी जगह कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, वो क्या ले लेते हैं, इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वो रीजनिंग। ठीक है, इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रीजनिंग, या आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे तर्क। हिंदी मीडियम से अगर आप पेपर कर रहे हैं तो आपको मिलेगा तर्क, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो आपको वर्ड मिलेगा रीजनिंग। ये बात समझ में आई। दूसरा, यहाँ पर बच्चे को एनिज्म लगता है, जीववाद लगता है, सबको नहीं लगता है, स्पेशली 2 से 3 साल के बच्चे को ही लगता है। सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप होते हैं, इमेजिनेशन डेवलप होता है। इमेजिनेशन डेवलप नहीं होता, वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, परियों की कहानी की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा इनोटेटिव थॉट यानी कि सहज सोच की उपअवस्था, यहाँ बच्चा 4 से 7 साल का, पूरा नहीं बोलूँगी, 2 से 7 नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, 4 से 7 साल का जो बच्चा है वो अपनी खुद की एक सोच बनाना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 2 स्टेजेस हमारी कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरी लेते हैं, स्टेज थर्ड है, जिसका नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे मैंने अभी आपको बताया मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, या हम इसे ठोस सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब मैं बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या यूज होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, वास्तविक चीजें। टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए, वास्तविक चीजें चार्ट, मॉडल, डायग्राम, पिक्चर्स होती हैं। अब हमने देखा 2 से 7 साल के बच्चे की एक्टिविटीज अलग थी। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, उसकी एज कितनी हो गई है, 7 से 11। अब ये बच्चा क्या करता है, पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आपसे ये कहा था कि पहले वाली स्टेज में बच्चा आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था। क्वेश्चंस क्या कर रहा था, बच्चा आपसे क्वेश्चंस कर रहा था, बट आंसर उसके पास नहीं थे। आपसे ये तो कह रहा था कि फैब में 28 डेज होते हैं, पर आपको ये नहीं बता पा रहा था कि फैब में 28 डेज होते क्यों हैं। लेकिन 7 से 11 साल का बच्चा आपसे क्वेश्चंस भी करेगा और आंसर्स भी करेगा। जब एक बच्चा समस्या भी लाता है और समस्या का समाधान भी लाता है, तब हम उसे कहते हैं तर्कणा। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखा है, ऐड कर लीजिएगा। तब हम इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने बताया था तर्क में और तर्कणा में डिफरेंस है। तर्क मतलब सिर्फ समस्या लाना, तर्कणा मतलब समस्या के साथ उसका समाधान भी लाना। तर्क का मतलब है फैब में 28 डेज क्यों है, और तर्कणा का मतलब है लीप ईयर, यानी कि जो लीव्स का कलर ग्रीन है ये तो पता है, ये तर्क है, लेकिन लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि साइंस नहीं पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा है तर्कणा। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं एक एग्जांपल से याद रखूं तो मैं आसानी से याद रख सकती हूँ कि तर्क का मतलब है समस्या का लाना, और तर्कणा का मतलब है समस्या और समस्या का समाधान दोनों लाना। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब ऑब्जेक्ट से, अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पर हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चार्ट, मॉडल, डायग्राम, ये हम रियल ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्या बनता है, रिवर्सिबिलिटी। अभी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है भाई, अब ध्यान से देखना। रिवर्सिबिलिटी, आपको पहले क्वेश्चन देखो, एक आपके पेपर में वर्ड यूज किया गया, यहाँ तो रिवर्स लिखा हुआ है, और आपके पेपर में दिया गया था इन रिवर्सिबिलिटी। हिंदी में क्या दिया गया है यहाँ पर, प्रतिक्रमणीयता, और वहां आपको दिया गया था अप्रतिक्रमणीयता। वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गलती भी इसी में ही होती है। लगता है हमें पेपर में कि हमें आता है, लेकिन गलत होता है। मैंने कहा एक है, यहाँ वर्ड आया है, यहाँ क्या वर्ड यूज किया गया, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है और इन रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, ऑप्शन वही सेम, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। ठीक है, क्या है, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15। आपने बताना है कि इन चारों स्टेजेस में से कौन से स्टेज में बच्चों में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, इन रिवर्सिबिलिटी, सॉरी। तो आप जल्दी से बताइए, क्या आप बता पा रहे हो कि क्या है। जब तक रिवर्सिबिलिटी का मतलब नहीं पता, तब तक आपको इसका आंसर भी नहीं पता। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को रिवर्सिबिलिटी का मतलब बताती हूँ। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जब एक बच्चा क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी तो कर पाता है पर मेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाता। यानी कि आपको सीटेट में एक क्वेश्चन आया, एक बच्चा साइकिल की चेन को उतारता है पर दोबारा से उसको ठीक नहीं कर सकता। आप ये बताइए रिवर्सिबिलिटी है कि इन रिवर्सिबिलिटी है। अब मैं कह रही हूँ कि जो ये 7 साल का, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों बच्चों को कंपेयर करेंगे। हम सेकंड स्टेज वाले बच्चे को भी लेंगे और हम थर्ड वाली स्टेज वाले बच्चे को भी लेंगे। सेकंड वाले की एज क्या थी, 2 से 7, और थर्ड वाले की एज क्या है, 7 से 11। मान लीजिए आप 2 से 7 साल के बच्चे को
साइकिल देते हो, कोई टॉय देते हो, तो वो उसको खोल देगा, यानी कि ये बच्चा फिजिकल एक्टिविटी तो कर देगा, लेकिन अगर उसको जोड़ने की बात की जाए तो वो मेंटल एक्टिविटी अभी नहीं करेगा। फिजिकल तो करेगा लेकिन मेंटल एक्टिविटी अभी नहीं करेगा। लेकिन यही काम अगर आप थर्ड वाले 7 से 11 वाले बच्चे को कराओ तो पहले वो साइकिल की चेन को फिजिकली खोलेगा और मेंटली उसको जोड़ भी देगा। जब एक बच्चा फिजिकल और मेंटल यानी कि शारीरिक और मानसिक क्रिया दोनों करता है तो वो कहलाती है प्रतिक्रमणीयता। क्या कहलाती है? प्रतिक्रमणीयता कहलाती है। प्रतिक्रमणीयता का मतलब क्या हुआ? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधि करना। यानी कि जो सीटेट का क्वेश्चन था कि एक बच्चा क्या करता है, पहले साइकिल की चेन को उतारता है और फिर साइकिल की चेन को ठीक कर देता है, तो यानी कि जब शारीरिक और मानसिक दोनों कर रहा है तो वो कहलाया रिवर्सिबिलिटी। लेकिन पेपर में तो आया इन रिवर्स। इन रिवर्स का मतलब क्या होता है भाई? अगर रिवर्स का मतलब ये दोनों है तो कॉमन सेंस की बात है, रिवर्सिबिलिटी का अपोजिट वर्ड होता है इन रिवर्सिबिलिटी। यानी कि इन रिवर्सिबिलिटी वो है जिसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा पर मेंटल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 2 से 7। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब याद रखिएगा तो इन रिवर्स अपने आप याद आ जाएगा। रिवर्स का मतलब है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोनों कर पाना। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का नियम। अब ये संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई? संरक्षण का नियम हमें बहुत कुछ बताकर जाता है। आपकी मैथ्स की पेडागोजी में एक क्वेश्चन आया कि आपने ये बताना था कि एक बच्चा एज में, वेट में, आयु में, भार में अंतर करना सीख जाता है। एज में, वेट में, हाइट में, ऊंचाई में, आकृति में अंतर करना सीख जाता है, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट आप उसको क्या नाम देंगे? तब उस कंडीशन में हम उसको जो नाम देंगे, ठीक है, उसको क्या नाम देंगे? तो मैंने आपसे कहा इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे? हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक मैंने स्क्वायर शेप का बाउल लिया और एक मैंने रेक्टेंगल शेप का लिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने एक स्क्वायर शेप का बाउल लिया और एक रेक्टेंगल शेप का लिया। सेम एक बोतल पानी की मैंने इसमें डाली है और सेम एक बोतल पानी की मैंने इसमें डाली है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं 2 से 7 वाले बच्चे को बुलाती हूँ। मैं पूछती बताओ पानी किस में ज़्यादा है, तो वो कहेगा इसमें ज़्यादा है। मैं पूछूँ बताओ काउंटिंग किस में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दिख रहा है तो कहेगा इसमें ज़्यादा है। लेकिन यही काम अगर हम 7 से 11 वाले बच्चे से करवाएं तो वो कहेगा मैम बाउल छोटे बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है, पानी तो आपने इक्वली डाला है, आपने एक बॉटल ही डाली है, तो दोनों में पानी क्या है, बराबर है। काउंटिंग दूर पास होने से क्या होती है, नंबरिंग भी तो क्या है, इक्वली है। यानी कि कंजर्वेशन बताता है, संरक्षण बताता है कि 7 से 11 साल का बच्चा एज में, वेट में, हाइट में, शेप्स में डिफरेंसेस करना सीख जाता है। कंजर्वेशन संरक्षण का नियम क्या बताता है? आयु में, भार में, ऊंचाई में, आकृति में अंतर करना बता देता है, जिसकी कमी हमें किस में पाई जाती है, 2 से 7 में कमी पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर बच्चा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने लगता है और चीज़ों को 2 तरीके से सीखता है। अब ये 2 तरीके कौन से हैं? एक हमारा है इंडक्टिव और एक है हमारा डिडक्टिव। पेडागोजी में पूरा डीपली बताऊंगी कि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव होता क्या है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हिंदी में हम इसे कहते हैं आगमन और निगमन तर्क। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे 2 तरीके से सीख रहे हैं। एक, पहले किसी चीज़ को, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे कोई चीज़ समझानी हो तो पहले मुझे उसे एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे, फिर उसके रूल्स बताने पड़ेंगे। कई बार पहले मुझे उसके रूल्स बताने पड़ेंगे और बाद में उसके एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे। बच्चा यहाँ दोनों तरीके से सीख रहा है। जिसमें बच्चा एग्जाम्पल टू डेफिनेशन जाता है उसे हम इंडक्टिव कहते हैं, और जिसमें डी से डिडक्टिव, डी से डेफिनेशन, डी से डायरेक्ट, यानी कि डी से डेफिनेशन, जहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन बताई जाती है वहाँ पर बच्चा क्या करता है, डिडक्टिव रीजनिंग करता है। तो थोड़ा जल्दी से देखें फटाफट से कि हमारे जो थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें इसके फीचर्स क्या क्या हैं। रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, रिवर्सिबिलिटी करता है, कंजर्वेशन करता है, और क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग करता है। चलिए आगे बढ़े। आगे जो हमारी स्टेज आ रही है वो स्टेज हमारी कौन सी है, हाई लेवल का माइंड है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। उसको नाम क्या दिया गया है, उसको नाम दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कब से कब तक की है, 11 से 15 साल तक की हमने मानी है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, लेकिन विद रियलिटी के साथ करता है। पहले सिर्फ कविताएं, कहानी सुन रहा था, बट अब कविताओं कहानियों में रियलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बच्चा चीज़ों को एनालाइजिंग करता है, विश्लेषण करता है। इसका मतलब होता है चीज़ों की टेस्टिंग करना, या हम इसके लिए हिंदी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ की जांच करना, वो भी अपने आधार पर करना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि अगर दुनिया में एक दिन के लिए पेड़ ना हो या पानी ना हो, तो बच्चा क्या करेगा, इमेजिनेशन तो करेगा ही करेगा, पर रियलिटी के साथ लिंक करके करेगा। यानी कि दोनों पॉइंट्स हमारे इंटर रिलेट हैं कि बच्चा इमेजिनेशन तो करता है लेकिन किसके साथ, वास्तविक चीज़ों को जोड़ कर करता है।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन हमारा पेपर 2 में देखने को मिलता है कि कौन सी ऐसी एज है जब बच्चे के अंदर क्या आने लगती है, बच्चा किसी भी वस्तु को या अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लगता है कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन, कमियां भी बताता है और कमियों को दूर करने के सॉल्यूशन भी बताने शुरू कर देता है। साथ ही अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट यहाँ पर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की प्रक्रिया भी डेवलप होने लगती है। ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त चिंतन कहते हैं, जिसमें कल्पनाएं आती हैं, परिकल्पनाएं, कल्पनाएं नहीं परिकल्पनाएं वर्ड आ जाती हैं। अब बच्चा कल्पनाओं से उठकर परिकल्पना में आ गया। जरा 11 से 15 साल के बच्चों को परियों की कहानी सुनाओ, नहीं सुनेंगे, कोई एक या दो बच्चा होगा, अदरवाइज कोई बच्चा नहीं सुनना चाहेगा। ठीक है, इमेजिनेशन करेगा लेकिन रियलिटी को जोड़कर करेगा, एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, चीज़ों को जांचेगा और क्रिटिसाइज करेगा और आलोचना, अपनी भी आलोचना करेगा कि उसने क्या चीज़ें सही की और क्या गलत की, और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। अब मुझे उसे जैसे 2 और 2 को सिखाने के लिए मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं काउंट करो 1 2 3 4, तो वो काउंट करता है। अब मैं उसे क्या बताऊंगी, ये साइन देखो, फटाफट से फिंगर्स पे काउंट करो, तो ये क्या है? उसकी एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। तो हमने चारों स्टेजेस को बड़ा ही डीपली, बड़े ही आराम से समझा कि सेंसरी की क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर थे। सेंसेस था, मोटर एक्टिविटीज था, इमिटेशन था, ऑब्जेक्ट परमानेंसी थी। सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईगो सेंट्रिक था, रीजनिंग थी, बच्चा क्या कर रहा था? इनोटेटिव थॉट्स बना रहा था, सिंबॉलिक थॉट्स बना रहा था। कॉन्क्रीट में बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा खाली रीजनिंग नहीं कर रहा था, समस्या नहीं ला रहा था, तर्कना कर रहा था, रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग कर रहा था। इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आई थी, इसके अंदर कंजर्वेशन आया था। वहीं फोर्थ वाली स्टेज अपने आप में हाई लेवल की है, बच्चा जो है मूर्त से अमूर्त में आ गया है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में आ गया है। अब उसकी बुक से जो है डायग्राम पिक्चर्स धीरे 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 कम हो गए हैं। चलिए, ये तो बात हुई इसकी थ्योरी की। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ, मेरा अपना ये पैटर्न रहता है कि मैं थ्योरी के साथ पैडागोजी पार्ट उसी क्लास में कराती हूँ। तो अब तक जो हमने पढ़ा था ये इसका थ्योरी पार्ट है, और अब हम इसका जो है पैडागोजी पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ हो जाती है, तो हम इसे जीन पैजेट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। पहले आप सीटेट का एक क्वेश्चन सुनिए। एक लड़की है सीता, जब वो छोटी थी तो दाल और चावल को अलग अलग करके खाती थी। एक लड़की जो छोटी थी तो दाल एंड राइस को मिक्स करके, सॉरी अलग नहीं बोलेंगे, मिक्स करके खाना खाती थी। जैसे उसकी मम्मी ने जैसा खिलाया वैसा खा लिया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने दाल और चावल को अलग कर दिया। आप ये बताइए, इस बच्चे ने जो लर्निंग किया उसे आप क्या कहेंगे? अडेप्टेशन कहेंगे, एसिमिलेशन समावेशन कहेंगे, या आप इसे समायोजन का नाम देंगे? जल्दी से अपने माइंड में सोचिए जरा, क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो देखिए, आप इस वीडियो से क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मीकरण होता है। ठीक है, हम इस वीडियो से क्या कर रहे हैं? हम इस वीडियो से लर्निंग कर रहे हैं, और ये लर्निंग कौन कर रहा है? ये लर्निंग आपका माइंड कर रहा है। यानी कि आपका, अगर मैं इसकी जगह कॉग्निटिव मैप बोलूँ तो गलत नहीं होगा। इसकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आपका माइंड चीज़ों को सीख रहा है। आज की क्लास में आपका माइंड 2 तरीके से सीख रहा है। आपका माइंड क्या कर रहा है? 2 टाइप से सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पहली बार मेरी क्लास ली है तो ही आपको सीडीपी आई है। आपको ऑलरेडी जीन पैजेट से रिलेटेड पहले से नॉलेज थी, है ना। उसमें अगर आपने मेरी पूरी क्लास ली और आपको कुछ अच्छा लगा तो आप देखोगे कि आपने उसमें क्या किया, उसमें कुछ चेंज किया या नहीं किया। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सीख रहे हो, आप 2 तरीके से सीख रहे हो, एक जो आपको आता है और एक जो मैंने उसमें ऐड करवाया। तो सबसे पहले देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चे को और वो बिना, जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल, तो बच्चे ने ए फॉर एप्पल ही बोला। या मान लीजिए मैंने जीन पैजेट के आपको बोला कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जो मैंने कोई चीज़ सिखाई और आपने मेरे बिल्कुल एज इट इज़ जो चीज़ मैंने सिखाई और उसको अडेप्ट कर लिया। यानी कि जब आप अपने मेंटल मैप में, या अपने मेंटल मैप में क्या करते हो? किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाते, बल्कि जो चीज़ जैसी थी उसमें और ऐड कर लेते हो। तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? समावेशन, जिसे हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज़ पढ़ाई और आपको पहले से आती है, तो आप है ना क्या करते हो? उसको चेंज करते हो। पहले से आती थी पर वो अब पढ़ाने के बाद आपको लगा कि नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, तो आपने क्या किया? अपने मानसिक प्रक्रियाओं में, अपनी मेंटल एबिलिटी में, या अपनी मेंटल मैप में क्या किए? चेंज किए। यानी कि जब हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को बदलते हैं, ठीक है, इसमें क्या किया है? इसमें हमने मेंटल मैप में चेंजेस किए। जब हम अपने मेंटल मैप को बदलते हैं तो वो प्रोसेस समायोजन कहलाता है। जब हम अपने मेंटल मैप को नहीं बदलते हैं तो वो समावेशन कहलाता है। यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया कि सीता पहले दाल और चावल को मिक्स करके खाना खाती थी, उसका आंसर क्या होगा? समावेशन। उसने अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को नहीं बदला, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को बदला, वो अलग अलग करके खाना सीख गई। लेकिन सीखने वाली एक ही लड़की है,
ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है। लड़की ने पहले इस प्रोसेस से लर्निंग की और फिर सीता ने इस वाले प्रोसेस से की। इस प्रोसेस और इस प्रोसेस को जोड़ दिया तो बन गया अडेप्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज अडेप्टेशन। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको कुछ गड़बड़ ना हो पेपर में। एक छोटा बच्चा जब होता है तो हम बोलते हैं उसे बोलो पापा, तो बच्चा क्या बोलता है? पापा ही। काफ़ी टाइम तक पापा पापा करता है, लेकिन जैसे वो स्कूल गया या कॉलेज गया तो उसने देखा उसके फ्रेंड पापा की जगह डैडी वर्ड यूज़ करते हैं या डैड वर्ड यूज़ करते हैं, तो बच्चे ने भी क्या करना शुरू कर दिया? पापा की जगह डैडी शब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन पापा और डैडी कहने वाला बच्चा एक ही है। बच्चे ने दो तरीके से सीखा, एक बार अपने मेंटल मैप में चेंज करके और एक बार अपने मेंटल मैप में चेंज ना करके। यानी कि अडेप्टेशन जो होता है, हमारा जो ये माइंड है, आज की क्लास में भी जो आप अडेप्ट कर रहे हो, दो तरीके से कर रहे हो। एक, आपको जो नॉलेज पहले से है और आप उसमें किसी तरह का कोई बदलाव या मैंने जो चीज़ सिखाई उसमें ऐड कर दी, चेंज नहीं किया, तो वो प्रोसेस कहलाया एसिमिलेशन। लेकिन आप चाहते हो कि एक चीज़ मुझे आती है जो मैम सिखा रही, मैं उससे नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से ही करूँगा, तो अपने मेंटल मैप में आप क्या कर रहे हो? मॉडिफाई कर रहे हो, चेंजेस ला रहे हो। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो मेंटल मैप में जब चेंज ना लाया जाए, कोई चीज़ को वैसे जोड़ दिया जाए, तो वो एसिमिलेशन है। और जब हम अपने इसमें मेंटल मैप में मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा समायोजन कहलाता है। और दोनों जुड़ जाएं तो वो प्रोसेस हमारा अडेप्टेशन कहलाता है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी प्लस पैडागोजी पार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम आगे आने वाले मेरा प्रोसेस ये रहेगा कि हम सभी थ्योरीज और थिंकर्स की थ्योरीज कर लें। जो हमारा सिलेबस कुछ थ्योरीज के पास पहुंच जाएगा तो हम इन्हीं से रिलेटेड जो हमारे सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।